एक मरतबा फिर खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? इकबाल बोल रहा हूँ जी। मैं जी इकबाल साहब बोलिए, क्या सवाल है? मैंने ये पूछना था कि अगले साल जो है ना एक दोस्त की एक्सटेंशन आने वाली है। जी जी, किस चीज़ की एक्सटेंशन है? उसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन लीव की। उनको 2.5 साल का मिला था कि 3 साल का? 2.5 साल का मिला था, 2.5 साल की। जी, तो क्या मालूम करना चाह रहे हैं? तो वो ये है कि वो बेनिफिट उसको अलावा बेनिफिट भी ले रहा है तो अगर एक्सटेंशन डालता है जब तक बेनिफिट ले सकता है या उसको छोड़ना पड़ेगा उसको? उनको क्या उनकी वाइफ और बच्चों की बेसिस पे मिला है? जी हाँ जी, ब्रिटिश फैमिली जी। अगर उनको बेनिफिट्स अलाउ हैं तो ले रहे हैं तो ठीक है, वो ले सकते हैं जब तक वो, अगर उनको अलाउ किया है। जी हाँ, अलाउ किया हुआ। जी जी, फिर ले सकते हैं। हाँ बस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी अली बोल रहा हूँ लूटन से। मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं यूरोपियन नेशनल हूँ जी जी। और मेरे बच्चों को 5 साल का वीजा मिला था जो कि अब खत्म हो गया और उन्होंने परमानेंट जो कार्ड हुआ वो भी मिल गया, रेजिडेंस कार्ड। ठीक है। और ये कार्ड इशू है 3 मई को और मेरी बेटी के यहाँ बेबी बॉर्न हुआ जो कि 1 मई को पैदा हुआ है, यानी कि 2 दिन पहले, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड से पहले। जी जी। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि वो बेबी का स्टेटस क्या होगा? क्या हम उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा इरादा जुलाई में ट्रैवल करने का, या कि वो पाकिस्तानी होगा? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये 2 दिन का फर्क है। तो ये काइंडली जरा पूछना। देखिए उसका जी बिल्कुल, क्या कर सकते हैं? देखिए उसका ब्रिटिश पासपोर्ट भी यही लिखा हुआ है कि यूरोपियन नेशनल जो है ना, कार्ड पे भी लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ यूरोपियन नेशनल। तो इसका भी क्या फर्क है, कोई डिफरेंस है उसका? देखें बात यह है कि जब आपको इंडेफिनेट मिल जाता है तो उसके बाद अगर बच्चा पैदा होता है यहाँ पे तो वो तो नेशनलिटी, वो डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई वो कर सकता है। लेकिन चूँकि वही बात है, 2 दिन का ही फ़र्क है। जब बच्चा पैदा हुआ तो उस वक्त आपकी जो बेटी है उनके पास परमानेंट रेजिडेंस नहीं था। बात को हुआ तो इसलिए बच्चे को डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा एज ब्रिटिश सिटीज़न। बच्चे को रजिस्टर करना पड़ेगा एज ब्रिटिश सिटीज़न, उसकी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन एज ब्रिटिश सिटीज़न। MN1 फॉर्म होता है, तो उस पर वो अप्लाई करेंगे, उसको फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही है और क्या सवाल है? जी मैंने अपने स्पाउस वीज़ा के बारे में सवाल पूछना था। एक्चुअली मेरी 7 जून की प्रीमियम सर्विस की अपॉइंटमेंट है, बुक है, और तकरीबन सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है। मेरे हस्बैंड की सैलरी भी इनफ है, 21,000 पर ईयर है। जी जी। बट एक हमारे में प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं और मेरे हस्बैंड चाइल्ड बेनिफिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, और वो जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की जो मनी है वो मेरे और हस्बैंड के जॉइंट अकाउंट में आ रही है। तो अगर इस टाइम पे हम अकाउंट की डिटेल चेंज करते हैं, यानी कि मैं अपना अकाउंट में से नाम निकाल देती हूँ, तो वो इस बात को इशू बना के मेरा वीज़ा तो नहीं रिफ्यूज़ कर देंगे? और अगर ये वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं सेम डे वाले दिन, और ये हम तो कब लेटर में लिख के लगाएंगे कि अगर किसी बेस पे वो वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो मुझे FP पे वो ऑटोमेटिकली डाल देंगे या फिर हमें कुछ उसके लिए आगे अपील में जाना पड़ेगा? जी देखिए, अगर वो इस वजह से रिफ्यूज़ करते हैं, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो रिक्वायरमेंट, इनकम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वजह से रिफ्यूज़ करेंगे। लेकिन अगर होम ऑफिस करता है रिफ्यूज़ तो वो ऑटोमेटिकली आपको फिर FP पे जो कहते हैं ना उस पर कंसिडर करेंगे। जी एक्चुअली बस मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि सॉरी अगर क्रेडिट की जी मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका वो FLRM वो 2.5 साल के वीज़े पे रिफ्यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आपको 10 ईयर्स के रूट पे कंसिडर करेंगे वो। जी एक्चुअली बस मेरा ये, सॉरी मैं आपको बात काट रही हूँ जी, ये जो चाइल्ड टैक्स की मनी है वो मेरे और मेरे हस्बैंड के जॉइंट अकाउंट में आ रही है, तो वो ये इशू ना बनाए क्योंकि मुझे तो अलाउ नहीं है कुछ जी आपको नहीं अलाउ, लेकिन चूंकि वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है और वो जो वर्किंग टैक्स क्रेडिट है या चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है वो एज अ फैमिली नॉर्मली दोनों को मिलता है। जी जी, वो एज अ फैमिली हमने अप्लाई किया जी हुआ है एज अ तो फैमिली इसलिए मिलता हम है। दोनों के जॉइंट अकाउंट में मनी आती है। जी जी,
तो इसलिए मैंने जैसे कहा है कि आमतौर पे वैसे इस वजह से रिफ्यूज़ नहीं करते। अगर आपके हस्बैंड इनकम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मसला होगा, लेकिन अगर ऐसी बात होती है तो आपको ऑटोमेटिकली वो उसके लिए कंसिडर करेंगे, FP या जो 10 ईयर की रूट है उस पर कंसिडर करेंगे। जी सॉरी, ये मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी बोलें। हेलो जी बोलें। मैं जो है ना, मैं इंग्लिश के जो मेरा पिछला होम ऑफिस ने एक्सेप्ट किया इंग्लिश का टेस्ट, मैं उसी के ऊपर रिलाई कर रही हूँ क्योंकि उस पर एक्सपायरी डेट नहीं है। हमने सॉलिसिटर से भी चेक करवाया तो वो कह रहे हैं कि ये आपका चल जाएगा। तो A1 का अगर है उस वक्त अगर वैलिड था और उसी पे आपको हुआ है तो फिर वो चल जाना चाहिए। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी सर, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं 2006 में एज ए स्टूडेंट आया था इस मुल्क में और 2010 में मैंने PSW के लिए अप्लाई किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स, और 2011 में फिर मैंने स्विच कर दिया था Tier 1 जर्नल पे। अच्छा, तो अब आफ्टर 5 इयर्स अब मेरा ILR आ रहा है, तो मेरे कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मैं कुछ जो है ना अपने जो अमाउंट थी उनके वो थ्रेशोल्ड पूरा नहीं रख सका। तो अब सितंबर में मेरे 10 इयर्स कंप्लीट भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा है वो नेक्स्ट मंथ। तो अब 3 माह का कोई गैप आ रहा है, तो इसके लिए क्या मैं कोई न्यू एप्लीकेशन डाल सकता हूँ? जी देखिए उसमें आपका वीज़ा नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो रहा है, सितंबर में आपका जो है वो 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसमें आप फिर ये कर सकते हैं कि आप अगेन ये मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर करें भी तो किसी वकील के थ्रू करें, लेकिन आम तौर पे फिर आप ह्यूमन राइट्स की या लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन डालते हैं आर्टिकल 8 की बेसिस पे, और उसको फिर आप वेरी कर सकते हैं बात को। आप जब आपका 10 साल का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर आप दूसरी एप्लीकेशन 10 इयर्स की बेसिस पे जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन बेहतर है ये ख़ुद से मत कीजिएगा, किसी वकील के कोई एक्सपर्ट हो जो कि जिसको पता हो कि वो क्या कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूँ, आप फिर बाद में मैं टीवी में आप अपना जवाब सुन लूँगी। जी ठीक है। एक्चुअली मेरा हस्बैंड इस साल उनको नेशनैलिटी मिल गई है, UK पर पासपोर्ट मिल गया है और मेरा ड्यू है सितंबर में इंडेफिनेट, और क्योंकि मुझे 10 साल हो जाने हैं इस कंट्री में आए हुए जी, तो इंडेफिनेट लेने के बाद मैं जब मुझे मिल जाए बायोमेट्रिक कार्ड तो मैं नेशनैलिटी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं? प्लीज इसका मुझे जवाब दें, मैं टीवी में आपका जवाब सुन लेती हूँ। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका जो जब आपको इंडेफिनेट मिल जाता है, क्योंकि आप 10 इयर्स की बेसिस पे आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर रही हैं और उस बेसिस पे आपको इंडेफिनेट अगर मिलता है तो फिर आपको साल जो है वो वेट करना पड़ेगा। साल बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम आशुक है, मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। जी आशिक साहब बोलिए क्या सवाल है? और मेरे को 2.5 साल का वीजा मिला था पार्टनर के साथ और एक बच्चा भी था। तो अभी जब स्टूडेंट करने का टाइम आया तो उससे 3 महीना पहले वो अलग हो गया और अभी मैं अप्लाई डाला था और 4 महीना हो गया, फिंगरप्रिंट लिया। तो वो जो बच्चा है वो मैं मेंटेनेंस में करता हूँ। आपका बच्चा जो है वो ब्रिटिश है? हाँ ब्रिटिश है। और वाइफ भी आपकी ब्रिटिश है? हाँ ब्रिटिश है। और ठीक है, तो अभी बच्चे से आप मिल रहे हैं? अभी नहीं मिल रहा, मिलने के लिए मैं कोशिश कर रहा और उसका जो मेंटेनेंस खर्चा जो है वो दे रहा हूँ। जी। और मैं 4 महीना हो गया, अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। जी रिजल्ट नहीं लिया जी। वीसा हो सकता है नहीं हो सकता मुझे देखिए हो सकता है कि होम ऑफिस जो है आपकी एप्लीकेशन को इस वजह से रिफ्यूज़ करे चूँकि आप अलहदा हो गए हैं और आपने कोई उनको प्रूफ भी नहीं दिया कि बच्चे के साथ आपका एक्सेस है, यानी कि बच्चे से आप मिल रहे हैं या बच्चे से मिल सकते हैं। हो सकता है कि इस वजह से रिफ्यूज़ करे। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर आपको बच्चे से आपकी जो वाइफ जो है वो मिलने नहीं दे रही तो आपको चाहिए कि फिर कोर्ट के थ्रू, अदालत के थ्रू आप जाके इजाज़त लें बच्चे से मिलने की।
आपको जब बच्चे की से मिलने की इजाज़त मिल जाती है तो एक तो आप बच्चे से भी मिल सकेंगे और दूसरा फिर आप उस बेसिस पे भी आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं और वो भी आपके केस में कारामद होगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 या अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? नुमान बात कर रहा हूँ लंदन से। हाउ आर यू सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं नुमान साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? आई एम फाइन। आई हैव वन स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू। आई स्पॉन्सर्ड माय फादर। मैंने अपने फादर को स्पॉन्सर किया था 2 दफा पहले। यहाँ पर भी इनकम ठीक थी, पाकिस्तान में भी उनकी ठीक ठाक इनकम है, पूरी फैमिली मेरी इधर है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम भी रिफ्यूज कर दिया विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी राइट ऑफ अपील, विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। सेकेंड टाइम मैंने उनको दोबारा अप्लाई किया, उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिया। अब थर्ड टाइम मैंने अप्लाई किया तो थर्ड टाइम सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही है। देखें पहली बात कोई राइट ऑफ अपील दे रहे हैं, सो इज देयर एनी वे सो दैट ही कैन कम एंड विजिट हियर? दैट्स इट। जी देखें, राइट ऑफ अपील तो नहीं मिलता विजिट वीज़ा पे, ठीक है, इसी वजह से उनको राइट ऑफ अपील नहीं मिला, ठीक है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, तो उन्होंने मेरा ख्याल में मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये रीज़न लगाया हो कि आप आपके फादर से रिलेटेड कि जी आप वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आपके स्ट्रॉन्ग सोशल इकोनॉमिक कनेक्शंस पाकिस्तान में हैं। But he works for a civil services in Pakistan. Okay. On a very high post. He accepted that कि वो इनकम से भी सेटिस्फाइड हैं, हर चीज से सेटिस्फाइड हैं, बस नीचे लिखा है कि जेन्युइन विजिटर नहीं। So I don't know नहीं तो कोई की डेफिनेशन क्या है? कोई रीजन कोई नहीं, उन्होंने कोई रीजन तो दिया होगा ना। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस टाइम ऑन प्रोबेशन, आई थिंक ऑन प्रोबेबिलिटी। जी क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने सिर्फ यही लिखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स इट। देखें आमतौर पे तो उसको ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी वो यही कह रहे हैं ना कि वो नहीं सेटिस्फाइड कि योर इंटेंशन इज टू गो टू विजिट यूके एंड देन कम बैक, ठीक है ना, बेसिकली इन अदर वर्ड। अगर बिल्कुल सिंपल सा उन्होंने ये किया, आपने सारा उनका सर्कमस्टांसेस डिस्क्लोज किए हैं, आपके फादर की वहाँ पे अच्छी जॉब भी है, वहाँ पे ही हैज़ गॉट स्ट्रॉन्ग सोशल इकोनॉमिक कनेक्शंस इन पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल से फिर उस चीज़ को आपको चैलेंज करना चाहिए। अगर वो अपील राइट तो ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन इसको हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं जुडिशल रिव्यू के ज़रिए। तो फिंगर्स क्रॉस, इंशाल्लाह होपफुली थर्ड टाइम आपने अप्लाई किया तो होपफुली इधर ही काम हो जाना चाहिए, अगर सारी डॉक्यूमेंटेशन और इनफ एविडेंस आपने सारा कुछ दिया है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर उसको आप ज़रूर फिर चैलेंज करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है? मेरा नाम अफसाना है और मैं स्पाउन वीज़ा पे आई हूँ और मुझे 2 साल और 9 मंथ की वीज़ा मिली है और अभी दिसंबर में मेरी वीज़ा फिनिश होने वाली है। जी जी। तो मुझे कौन सी एग्ज़ाम देने की है? देखिए आपने A1 का एग्ज़ाम दिया होगा, वही अभी फ़िलहाल तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आप सेटिस्फाई कर चुकी हैं, तो वही A1 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने वो की हुई है तो वही चल जाएगी। एक्सटेंशन के वक्त जब आप इनडेफिनेट के लिए अप्लाई करती हैं तो फिर वो B1 की और लाइफ इन द यूके टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, आपसे एक सवाल पूछना था। जी जी बोलें, कौन सा बोल रहे हैं? मैं हेलो जी जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, कौन सा बोल रहे हैं, क्या सवाल है? माय नेम इज शर्मा। जी जी शर्मा साहब बोलिए। है ना, मेरी एक फ्रेंड आई है इंडिया से, लास्ट ईयर आई थी। वो कौन आई थी लास्ट ईयर? मेरी फ्रेंड आई थी एक इंडिया से शादी करके। जी जी। तो ना उसको ना पहले तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते ठीक था, उसके बाद ना उसको उसकी सास और उसके हस्बैंड से ना वो जैसे उसको कंट्रोल कर रहे थे ना घर पे। जी जी। तो फिर ना धीरे धीरे उसको ना जैसे इतना सिचुएशन बढ़ गई ना, तो फिर उसकी मासी रहती है उसके पास, तो वो उसके पास आ गई ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस के कारण। तो अब उसके हस्बैंड ने ना थोड़ी 2-3 हफ्ते हुए तो उसको ना डिवोर्स का पेपर भेज दिए और साथ में होम ऑफिस को भेज दिया तो डिपोर्टेशन के लिए। आपने कहा कि क्या कर सकते हैं उसके लिए? जी देखें, डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कोई इश्यूज थे तो वो पुलिस में, डॉक्टर में, सोशल सर्विसेज वगैरह में उन्होंने इन्फॉर्म किया था। हाँ वो किया था।
जी, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का इन्फॉर्म किया था, सोशल सर्विसेज में पुलिस रिपोर्ट भी है, डॉक्टर की भी रिपोर्ट है, तो वो उस बेसिस पे यहाँ पे सेटलमेंट की एप्लीकेशन कर सकती हैं। अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उनकी शादी ख़त्म हुई है और वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड भी उन्होंने पुलिस को भी बताया है, और मैं बल्कि आपकी कॉल के ज़रिए से बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बताऊंगा जो ऐसी सिचुएशन में है कि अगर ऐसी कोई बात होती है और डोमेस्टिक वायलेंस का इशू होता है, आप स्पाउस वीज़े पे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू होता है, तो वो ज़रूर पुलिस में भी, सोशल सर्विसेज में भी और डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, आपके रिकॉर्ड में आना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कल को कोई प्रॉब्लम होती है, डिवोर्स होती है, तो उस बेसिस पे आप डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, इसलिए मैं मज़ीद कॉल्स नहीं ले सकता। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते ट्यूसडे यानी इंशाल्लाह दोबारा 6 बजे आपसे वीनस टीवी पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।